तो जो डिफरेंस आ रहा है इतना ज़्यादा, ये कैसे आ रहा है? इसकी वजह ये है कि देखें, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा हमारा इधर से, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आपके पास वैसे के वैसे ही पड़े, यानी कि न्यूक्लियस उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना पहले से था। जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो न्यूक्लियस की जो ताकत है, न्यूक्लियस की जो पावर है, इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद न्यूक्लियस की जो पावर है वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मज़ीद बढ़ गई है। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर दूसरा, दो इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने के बाद ये जो आपके पास जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो अट्रैक्शन है वो बाकी सब के ऊपर मज़ीद ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ती है 7730 किलो जूल पर मोल, जो कि हेल ऑफ डिफरेंस है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इतनी एनर्जी नहीं। तो इससे हमें ये साबित होता है कि देखें कि जहाँ पे बिल्कुल मतलब नॉर्मल डिफरेंस आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो सकते हैं। जहाँ पे हेल ऑफ डिफरेंस आ जाता है, यानी कि 5 गुना 6 गुना 8 गुना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इट्स मीन्स कि वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वो जो एटम है अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, मज़ीद इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं कर सकता। तो ओवरऑल इन फिगर्स को देख के आप ये बता सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मैग्नीशियम ईज़िली एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी स्टेबल है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद भी स्टेबल है। तो यहाँ से हम इसकी स्टेबिलिटी को देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहता है। तीसरे इलेक्ट्रॉन के निकल जाना, अगर आप ज़बरदस्ती निकालेंगे भी तब भी जो है ये फिर स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए मैग्नीशियम जो आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तीसरा नहीं निकाल सकता, ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आयोनाइज एनर्जी के ऊपर क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये 4 बेसिक जो हैं इसके फैक्टर्स हैं, एटॉमिक रेडियस है, न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट है और नेचर ऑफ ऑर्बिटल है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए ये नीचे देखें मैंने प्रोडक्ट टेबल का थोड़ा स्केच बनाया हुआ है और इसके अंदर जो है आपके पास क्या है, एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम एटम का जो साइज़ है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। एटम का साइज़ बढ़ता जाता है। ये देखें हाइड्रोजन हमारे पास है, फिर हमारे पास लिथियम का देखें, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम, सीजियम, इसी तरह ये साइज़ क्या देखें शार्पली इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ़ शेल्स के बढ़ने से, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा। जब एटम का साइज़ बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों भी डिक्रीज़ होगी कि देखें न्यूक्लियस जो मौजूद है आपके पास, न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन का जो फासला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये जो वैलेंस शेल का जो फासला है ये बढ़ जाता है। हाइड्रोजन के केस में क्या है, फासला बहुत करीब है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन के केस में यहाँ अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बिल्कुल वही मिसाल है जैसे शेफर्ड था, उसके पास बकरियां बहुत सारी थी, वो दरमियान में खड़ा है, उसके चारों तरफ बकरियां, तो जो उसके बिल्कुल सामने बकरी मौजूद है जिसकी कुम्हार उसके हाथ में है, तो उसको चोरी करना बहुत मुश्किल है। जबकि वो बकरी जो उससे दूर है काफ़ी, उसको चोरी करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब अटेंशन तो सब पे है, लेकिन जो सबसे करीब है, जो उसके बिल्कुल सामने है, उस पर उसकी अटेंशन बहुत ज़्यादा है। जो दूर दूर वाले हमारे पास वैलेंस शेल हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दूर दूर बकरियाँ हैं, वहाँ पे उसकी अटेंशन तो है लेकिन कम है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना या बकरी को निकालना आसान हो जाता है। तो जब आप इधर बात करते हैं, जब एटम का साइज़ बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस का फासला भी बढ़ जाता है। न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फासला बढ़ने की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है। न्यूक्लियस की जो पावर होती है वो कम हो जाती है वैलेंस शेल के अंदर इन केस ऑफ लार्ज एटॉमिक साइज़। तो फिर क्या होगा, आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे, ठीक है, क्या देंगे, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। जबकि हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, आपको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी भी, एनर्जी आपको थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ देखें, यहाँ मैंने छोटा एरो बनाया हुआ है, यहाँ मैंने बड़ा एरो बनाया एनर्जी का।
कि ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जब आप ट्रैवल करते हैं एटॉमिक साइज़ बढ़ता है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। तो ये मैंने यहाँ पे रिलेशन भी लिख दिया है कि एटॉमिक रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को समझने के लिए आपको पीरियड के अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा। अब देखें पीरियड्स के अंदर क्या होता है, अभी आपके पास एटम का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है और हमारे पास क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि साइज़ कम हो रहा है। साइज़ कम होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी। एटम न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। होता कुछ यूँ है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं पीरियड के अंदर, आपके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पीरियड के अंदर इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इसे कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, वो पहले से ज़्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। अच्छा, एक और बात याद रखें कि पीरियड के अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स नहीं बढ़ते, नंबर ऑफ़ शेल्स वही कांस्टेंट रहते हैं। उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ शेल्स नहीं बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइज़ नहीं बढ़ेगा। और पॉजिटिव चार्ज जब अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो साइज़ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये आप गौर करें, देखें ये जो साइज़ है ये शार्पली जो है डिक्रीज़ नहीं हो रहा, बिल्कुल मतलब गैर मामूली सा, गौर करने से ही फील होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो कम नहीं हो रहे ना। नंबर ऑफ़ शेल्स तो सेम है, बस साइज़ इसका कुछ कम होता जाता है, लेकिन कम होता ज़रूर है। जब साइज़ कम होगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का फासला भी कम होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो पीरियड्स के अंदर क्या होता है, आपके पास साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से, एटम का साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये मैंने लिख दिया है, न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी इंक्रीज़ होती जाएगी। तीसरा फैक्टर आपके पास है शील्डिंग इफेक्ट। देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है बेसिकली अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर रिपल्शन। कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं, बाहर की तरफ पुश करते हैं कि भाई आप हट जाओ, आप चले जाओ यहाँ से। हम न्यूक्लियस को शील्ड करके रखते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से क्या होगा, एटम का साइज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ पुश करेंगे, साइज़ इंक्रीज़ होगा। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कौन सा, न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का। तो डिस्टेंस के बढ़ने से क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा कहाँ होगा। देखिए भाई, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा बड़े एटम के साइज़ वाले, यानी कि वो एटम जिनका साइज़ बड़ा है, वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे और वहाँ पे शेल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे रिपल्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो बड़े साइज़ के एटम हैं जिनका एटॉमिक साइज़ लार्ज है, वहाँ पे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि साइज़ बढ़ जाएगा। साइज़ जब बढ़ेगा तो फासला बढ़ेगा, फासला बढ़ने से क्या होगा, आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके पास है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। आपने 3 ऊपर पढ़ लिए हैं, तो चौथा हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल है। आपको पता है, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास शेल होते हैं, उनके सब शेल्स होते हैं। अब जो सब शेल्स हैं, जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, इन सब शेल्स को कुछ कुछ जगहों पे ऑर्बिटल्स के नाम से भी कहा जाता है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो आपके पास जो के शेल है उसके अंदर एस सब शेल है, एल के अंदर एस और पी है ऑर्बिटल, एम के अंदर एस पी डी और एन के अंदर आपके पास एस पी डी एफ। अब होता ये है बेसिकली, देखना ये होता है कि जो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हो, एटम में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो शेल में से तो निकल रहा है, लेकिन ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि वो शेल के किस सब शेल में से गुजर रहा है। आया कि अगर हम बात करते हैं एम शेल की,
अब एम के अंदर एस भी है, पी भी है, डी भी है। अब देखना ये है कि वो एम शेल में से निकल तो रहा है, लेकिन एम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से, एस में से निकल रहा है, पी में से निकल रहा है या फिर डी में से निकल रहा है। तो एस क्योंकि सबसे नज़दीक तरीन होता है तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, पी भी थोड़ा से दूर हो जाता है, इसमें एनर्जी कुछ कम लगती है, और डी में से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी बहुत कम लगती है। और अब एफ़ की बात करते हैं तो एफ़ में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इधर एनर्जी बहुत कम लगती है। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी इस हवाले से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन तो हमने पढ़ ली थी स्टेबिलिटी वाली, ठीक है, ये 1 2 इसको आप 3 बेशक नंबर दे दें, हमने स्टेबिलिटी पढ़ ली थी। दूसरी एप्लीकेशन इसकी है मेटेलिक कैरेक्टर की, कि आयनस एनर्जी से आप जो है ना कोई भी आइटम है उसकी नेचर बता सकते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है या आपके पास मेटलॉइड है, ये चीज़ क्या है आपके पास। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है आपके पास, देखिए मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स वो होती हैं जो अच्छे इलेक्ट्रॉन देती हैं। अच्छे इलेक्ट्रॉन मीन्स जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती हैं। तो जो मेटल्स बहुत ईजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती हैं उनकी आयोनस एनर्जी कम होगी। तो इट्स मीन्स प्रोडक्ट टेबल के अंदर अगर आप देखते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, मेटल्स हैं, वो आपके पास क्या है, मेटल्स हैं। और जिनकी ज़्यादा है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे इनकी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और ये नॉन मेटल्स तस्वर की जाती हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे मेटल्स आपको नज़र आएंगी इस एरिया में, अगर आप प्रोडक्ट टेबल के अंदर देखें तो आपको सीढ़ी बनती हुई नज़र आएगी। वो जो स्टेयर्स के अंदर मौजूद हैं एलिमेंट्स सीढ़ी बनते हुए यहाँ पे इस तरह, वो आपके पास क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। क्योंकि ना तो उनकी ज़्यादा होती है एनर्जी, ना उनकी कम होती है, उनकी दरमियानी होती है, तो उनको मेटलॉइड्स कहा जाता है आपके पास, ठीक है। तो आप इधर से मेटालिक कैरेक्टर को भी बता सकते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी वाले आपके पास मेटल्स होते हैं, हायर वाले आपके पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होती हैं या गैसेस होती हैं। इसी तरह आप वैलेंसी बता सकते हैं कि जो आपके पास है कि जो एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं आपके पास। अब देखें कि अगर आप लिथियम की बात करते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। सोडियम भी 1 करता है, बेरिलियम 2 करता है, मैग्नीशियम भी 2 करता है। इस तरह अगर आप बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन या एलुमिनियम की अगर आप बात करते हैं, नीचे इसके क्या है आपके पास, नीचे इसके एलुमिनियम भी होता है। तो ये शेयर भी कर देते हैं या कंप्लीट ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, लेकिन मोस्टली ये शेयर करते हैं। कार्बन शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है। तो 4 के बाद जब आप नाइट्रोजन के केस में जाते हैं तो नाइट्रोजन क्योंकि इसकी वैलेंसी वैसे 3 काउंट होती है, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, अभी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है। ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। फिर इसके बाद माइनस वैलेंसी का तस्वर किया जाता है, आप उसको छोड़ दें, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी से आप बता सकते हैं कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो उसकी वैलेंसी 1 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो उसकी वैलेंसी 2 है, 2 गेन हुए हैं या 3 गेन हुए हैं या 3 शेयर हुए हैं, तो ये आप वैलेंसी बता सकते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी से हम किसी भी एटम की वैलेंसी को भी डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो आपका आर्टिकल था इसको आप बुक से पढ़ें, समझें, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर बना के आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।